हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामः यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में जो कादंबरी का ही सुकनासोपदेश चल रहा है, जिसके अंदर में कि आपको पता है मैंने ये पांचवा भाग उसका यानी कि पांचवा वीडियो वो आया है सुकनासोपदेश का। तो उसी के अंदर में कादंबरी कथा मुखम है, ठीक है ना, कथा मुखम। तो उस कथा मुखम के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो उससे पहले कादंबरी का कथा सार यानी कि कादंबरी के अंदर में कैसी कथा है कादंबरी की, उसके अंदर में क्या क्या कथा है, क्योंकि ऐसा कथानक है उसका कि 3 जन्मों की कथा उसमें वर्णित है। तो इस वो कथा सार को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिर अगले वीडियो से हम लोग सुकनासोपदेश तो चल ही रहा है, साथ में कादंबरी कथा मुखम भी प्रारंभ करेंगे। क्योंकि पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि जब मैंने नवंबर में कादंबरी सुकनासोपदेश शुरू किया था कि मैं कथा मुखम भी जल्दी ही शुरू करूंगा। तो अब कल मतलब आज से ही कादंबरी कथा मुखम मैं शुरू करूंगा। तो उसके पहले कादंबरी की कथा आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो उस कथा का वर्णन इस वीडियो के अंदर में करेंगे, ज्यादा विस्तार में नहीं, शॉर्ट में, ताकि 30 मिनट के अंदर में आप लोग पूरी कथा को जान पाओ कि कादंबरी की क्या कथा है। बहुत अच्छी कथा है कादंबरी की। आप लोगों को अगर समय मिले तो खुद से एक बार कादंबरी की पूरी कथा आप लोग पढ़ो। बहुत बढ़िया कथा है उसमें। 3 जन्मों के उसके नायक की एवं उसके मित्र की, नायिका की, उसके सखी की, सब उन सबके 3 जन्मों की कहानी उसके अंदर में वर्णित है। बहुत बढ़िया कथा है। तो इसमें मैं कथा सार पूरा आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ये देखिए बाण भट्टकृत कादंबरी कथा सार। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए। यूपी का पीजीटी एग्जाम जो है उसके सिलेबस के अंदर में ही कादंबरी कथा मुखम लगा हुआ है। डीएसएसबी पीजीटी के अंदर में भी लगा हुआ है। और बहुत से विश्वविद्यालयों के अंदर में, विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के अंदर में, एमए के पाठ्यक्रम के अंदर में कादंबरी कथा मुखम पूरा लगा हुआ है। तो मैं इसमें कादंबरी कथा मुखम पूरा एक एक शब्द का अच्छे से व्याख्या करते हुए चलूंगा। अभी इस वीडियो के अंदर में हम लोग कादंबरी की कथानक यानी कि कथा का सार देखेंगे, सारांश के रूप में। इससे पहले एक सूचना है आप लोगों के लिए कि 1 जनवरी से 2021 से यानी कि 2021 की पहले दिन से ही मैंने संस्कृत संभाषण की ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है। तो जो लोग उसमें प्रवेश लेना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर में, ये ऑनलाइन क्लास जूम ऐप के माध्यम से होगा। ठीक है ना। और ये देखिए 1 जनवरी 2021 से संस्कृत संभाषण की ऑनलाइन क्लास चल रही है, कक्षा चल रही है। इस कक्षा में सामान्य व्यवहार में उपयोग होने वाले संस्कृत संभाषण का अभ्यास कराया जाएगा। जैसे कि अभी मैंने एक दिन घड़ी का अभ्यास कराया, घटी घटी यानी कि समय ज्ञानम, समय का ज्ञान कैसे करें, यानी कि जैसे पंचवादनम, हाँ सपाद अष्टवादनम, और आपका सपादाष्टवादनम होता है, और आपका पादोन नववादनम। तो ये पौने 9 को पादोन नववादनम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें समय ज्ञान एक दिन कराया है। और एक दिन परिचय, सबसे पहले दिन परिचय, परिचय में भी कैसे औपचारिक परिचय कैसे दें, अनौपचारिक परिचय कैसे दें। जैसे आप कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न होता है, हाँ स्वपरिचयो प्रदेय। इंटरव्यू हो कहीं पे भी हो, सब जगह पर प्रश्न परिचय का पूछते हैं। तो किस प्रकार से परिचय दें, ये 2 दिन की क्लास हो गई है। तो जो लोग प्रवेश लेना चाहते हैं वो लोग जल्दी से इसमें प्रवेश लीजिए। इसके अंदर में संधि, कारक, समास सामान्य तरीके से और बिल्कुल सरल तरीके से समझाया जाएगा। और इसके क्लासेस जो हैं वो शाम में 6 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन 1 घंटा इसकी क्लास चल रही है और चलेगी भी आगे। और इसमें ये 1 मास का इसका शुल्क यानी कि 1 महीने का इसका शुल्क 500 रुपए है, कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, ये आप लोग जो लोग इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं वो लोग इन दोनों नंबर में से 8285123323 या 7678292540, इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे कॉल कर लीजिए। हाँ, या इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप नहीं है।
तो इसलिए ये वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हाँ, और इस पे संपर्क करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप जितना लेट करोगे आपकी क्लासेस छूटते जाएगी। ठीक है ना? वैसे इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी होती है, पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप बना रखा है। जो लोग क्लास में हैं, जो लोग क्लास में जुड़ते जाएंगे, जैसे आपका किसी दिन कारण को किसी कार्यवशात या आप किसी काम में व्यस्त हैं या कुछ ऐसा ऐसी समस्या है जिसके कारण आप कक्षा नहीं ले सकते हैं, तो आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसको बाद में देख सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी व्यवस्था कर रखी है। ठीक। और जो लोग प्रवेश लेना चाहते हैं वो लोग जल्दी से जल्दी इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में संस्कृतम वर्धयामः का ये यूट्यूब चैनल है। इसमें आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज से ही सीटेट जो परीक्षा देने वाले हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पुराने जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं उन सभी पेपर्स को मैं विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को 31 जनवरी को जो एग्जाम दे रहे हैं उनका संस्कृत का जो पेपर हो उसमें 30 में से मिनिमम 25 क्वेश्चन तो सही हो। 25 क्वेश्चन सही हो, बाकी 30 में से 30 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। हाँ, लेकिन सबसे कम क्वेश्चन अगर सही हो तो 25 क्वेश्चन सही हो। इस उद्देश्य से मैं पुराने पेपर को विशद व्याख्या के साथ में मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। तो और नेट की भी वीडियोस चल ही रही है, नेट की भी, जैसे आपका सुकनास उपदेश जो है वो नेट के लिए है, रघुवंश भी शुरू करने वाला हूँ और बहुत सारी चीजें, साहित्य दर्पण भी शुरू करने वाला हूँ, तो नेट की इसमें चलेंगी। और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो इस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप की में। हाँ, यहाँ पे आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी नोट्स चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल सकता है। ये आपका ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो आप ये। और बाकी ये स्वप्न वासव दत्ता का टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें स्वप्न वासव दत्तम के नाटक के पूरी वीडियोस उपलब्ध है, उसमें पूरे नाटक को पढ़ाया गया है। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। देखिए, कादंबरी, यह बाण की दूसरी गद्य कृति है। बाण की दूसरी गद्य कृति है। हाँ, इससे पहले उन्होंने गद्य लिखा है, वो कौन सा लिखा है, वो हर्षचरित लिखा है। ठीक है। गद्य कृति है जो अधिक लोकप्रिय हुई। दुर्भाग्यवश इसे बाण स्वयं पूर्ण नहीं कर सके। उनके पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट ने इसे पूरा किया। एक एग्जाम के अंदर में पूछा भी गया है, ये शायद मुझे लगता है कि डीएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था कि कादंबरी का आगे का जो उत्तर भाग जिसे कहते हैं वो किसने लिखा। बाण भट्ट के पुत्र ने लिखा था, तो उसका नाम क्या था। भूषण भट्ट, ऐसे करके चार ऑप्शन दिए हुए थे। तो ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये याद रखिएगा, भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। पुत्र ने पिता की शैली अपना ली तथा अधूरी कथा का सुंदर उपसंहार किया। इसका कथानक बृहद कथा पर आश्रित है, जो कथा सरित सागर तथा बृहद कथा मंजरी, हाँ, में अंकित है। कथा सरित सागर और बृहद कथा मंजरी में अंकित है। जिस रूप में भूषण भट्ट ने इसका उपसंहार किया है उसमें यहाँ तीनों जन्मों की कथा प्राप्त होती है। इसका नायक प्रथम जन्म में चंद्रमा, द्वितीय जन्म में चंद्रापीड़ और तथा तृतीय जन्म में विदिशा का राजा शूद्रक बनता है। देखो, चंद्रापीड़ वही चंद्रापीड़ है जिसका हम लोग सुकनासोपदेश के अंदर में सुकनास मंत्री जिस चंद्रापीड़ को युवराज मतलब यौवराज्याभिषेक के समय में उपदेश कर रहा है, वही चंद्रापीड़ है दूसरे जन्म में। पहले जन्म में वो चंद्रमा है, दूसरे जन्म में चंद्रापीड़ है और तीसरे जन्म में विदिशा का राजा शूद्रक है, जिससे कादंबरी का आरंभ होता है। इसी से शूद्रक राजा से ही कादंबरी का आरंभ होता है। ये हम लोग कथा मुखम के अंदर में पढ़ने वाले हैं। जब कथा मुखम में पढ़ाऊंगा तो वहीं से शूद्रक के वर्णन से ही कथा मुखम का प्रारंभ होता है। इसी प्रकार शूद्रक की राजसभा में कहानी सुनाने वाला शुक जो तोता है वो भी प्रथम और द्वितीय जन्मों में क्रमशः प्रथम जन्म में पुंडरीक,
द्वितीय जन्म में वैशंपायन था और तृतीय जन्म में सुक हुआ। तो कादंबरी संपूर्ण कथा का कथानक इस प्रकार है। संपूर्ण कादंबरी का कथानक इस प्रकार है। देखिए, पहले कथामुखम देखते हैं। कथामुख विदिशा के राजा शूद्रक की राजसभा में आकर एक चंडाल कन्या ने राजा को एक मेधावी तथा मनुष्य की भाषा बोलने वाला सुक उपहार में दिया। ठीक है। सुक ने अपनी कथा राजसभा में सुनाई कि विंध्याटवी में सबर सेनापति के आखेट क्रम में उसके वृद्ध पिता मारे गए। आखेट क्रम मतलब क्या होता है? शिकार करना। ठीक है ना? शिकार करने में उसके वृद्ध पिता मारे गए। उसने किसी प्रकार अपनी प्राण की और प्राण रक्षा की। उसने किसी प्रकार से अपने प्राण की रक्षा की और उसे ऋषि जाबाली के आश्रम में शिष्यों द्वारा ले जाया गया। जाबाली ऋषि के आश्रम में शिष्यों के द्वारा ले जाया गया। जब आप कथा मुखम पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर में देखना जाबाली आश्रम का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है, विस्तृत वर्णन है। ठीक है ना? जाबाली ने उसके पूर्व जन्म का वर्णन करने के लिए कथा सुनाई। पूर्व जन्म का वर्णन करने के लिए कथा सुनाई। यह कथा पूर्व भाग में है। अब पूर्व भाग यहां से शुरू होता है। ठीक है। इससे पहले एक मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं। ठीक है। देखिए, यहां पर एक चीज है, बृहद कथा। इसका कथानक बृहद कथा पर आश्रित है। तो एक तो बृहद कथा, दूसरा है कथा सरित सागर और तीसरा है बृहद कथा मंजरी। ये तीनों ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है? आप इन तीनों कथानक जो कथा ग्रंथ हैं, इन तीनों कथा ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बृहद कथा के, ठीक है, दूसरा हो गया कथा सरित सागर के, तीसरा हो गया बृहद कथा मंजरी के। इन तीनों के रचयिता आप लोग कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो जैसे ही कथा मुखम शुरू करूंगा, उससे पहले मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है? या कथा मुखम शुरू करने वाले वीडियो में नहीं, मंगलाचरण वाला वीडियो जो होगा वो जल्दी आ जाएगा। थोड़ा एक दिन का मैं समय देता हूं। एक दिन के बाद में, यानी कि दूसरा जो वीडियो आएगा, उस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों के पास में समय भी होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब देखिए यहां से पूर्व भाग शुरू होता है। उज्जयिनी के राजा तारापीड़ एवं रानी विलासवती को तपस्या से चंद्रापीड़ नामक पुत्र हुआ। राजा के मंत्री शुकनास को भी वैशंपायन नामक पुत्र हुआ। चंद्रापीड़ चंद्रापीड़ और वैशंपायन में बहुत घनिष्ठ मैत्री थी। दोनों ने समान रूप से गुरुकुल में शिक्षा ली। यानी कि देखो, चंद्रापीड़ किसका बेटा हुआ? तारापीड़ का। और सुकनास का बेटा कौन हुआ? वैशंपायन। ये दोनों के दोनों दोस्त थे। दोनों ने गुरुकुल में शिक्षा ली और शास्त्रों में पारंगत हुए। चंद्रापीड़ को युवराज बनाने का निश्चय हुआ। हाँ, और उस समय मंत्री सुकनास ने चंद्रापीड़ को अत्यंत उपादेय और सार्वकालिक उपदेश दिया, जो संस्कृत जगत में सुकनासोपदेश के रूप में अत्यधिक विख्यात है। तो वही सुकनासोपदेश का हमारा अध्ययन चल रहा है यूट्यूब पे, जिसका कि 5 भाग हो चुका है और छठा भाग भी जल्दी ही आएगा। ऐसे ही अध्ययन हमारा चलता रहेगा उसका। सुकनासोपदेश जब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है? उसके बाद आता युवराज होने पर चंद्रापीड़ अपने मित्र के साथ दिग्विजय के लिए निकला। दिग्विजय के लिए निकाला, यानी कि निकला, वो गया दिग्विजय के लिए। एक किन्नर युगल का पीछा करते हुए इंद्रायुध नामक अश्व पर, किस अश्व पर? इंद्रायुध नामक अश्व पर। यह प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है ना? इंद्रायुध नामक अश्व पर
सवार होकर चंद्रापीड़ अच्छोद सरोवर, ठीक है, पर पहुंचा। वहां युवती तपस्विनी महाश्वेता से उसकी भेंट हुई, ठीक है। महाश्वेता ने अपनी कथा बताई कि पुंडरीक नामक ऋषि कुमार से उसका प्रेम हो गया था, किंतु उससे मिलने से पूर्व ही पुंडरीक काम पीड़ा से दिवंगत हो गया, अतः वह उस सरोवर पर तपस्यारत है। महाश्वेता चंद्रापीड़ को अपनी सखी कादंबरी से मिलाने के लिए ले गई। कादंबरी भी सखी के दुख से कौमार्य व्रत लिए हुए थी। चंद्रापीड़ और कादंबरी परस्पर अनुरक्त हो जाते हैं, किंतु इसी समय पिता के बुलाने पर नायक चंद्रापीड़ को उज्जैनी लौटना पड़ता है। वह वैशंपायन को सेना के साथ छोड़ जाता है। वैशंपायन वहां पर ही उसको छोड़ देता है और वो वापस पिता बुला लेते हैं तो वो चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां तक तो बाणभट्ट ने लिखा। फिर उसके बाद की जो कथा है वो उत्तर भाग ये आपका उनके बेटे पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट ने लिखा, ठीक। उत्तर भाग बाण के द्वारा अधूरी छोड़ी गई कथा को कुछ दिनों के बाद उनका पुत्र संभाल लेता है। कथा आगे बढ़ती है। वैशंपायन बहुत समय तक उज्जैनी नहीं लौटा तो चंद्रापीड़ उसकी खोज में वहां गया। महाश्वेता ने उसे बताया कि वैशंपायन मुझ पर आसक्त हो गया था, अतः मैंने उसे सुख बनने का श्राप दे दिया। सुख बनने का, वही सुख जो शूद्रक की सभा में आता है, श्राप दे दिया। अपने मित्र के विपन्न होने से चंद्रापीड़ भी मर गया। उसी समय चंद्रापीड़ भी मित्र के विपन्न यानी कि मित्र के दुख के कारण वो भी उसी समय मर गया। उसी समय वहां कादंबरी आ गई। प्रियतम को मृत पाकर, यानी कि अपने प्रियतम को मृत पाकर के वह भी प्राण त्यागने के लिए उद्यत होती है, किंतु आकाशवाणी होती है और उसे सांत्वना मिलती है कि दोनों सखियों का अपने प्रेमियों से पुनः समागम होगा। दोनों सखियों का यानी कि महाश्वेता का भी और कादंबरी का भी, इन दोनों सखियों का अपने अपने प्रेमियों से पुनः समागम होगा। उधर राजा तारापीड़ सपत्नीक यानी कि पत्नी के साथ अच्छोद सरोवर आए, जहां चंद्रापीड़ अचेत पड़ा था। अचेत मतलब बेहोश पड़ा था, मतलब बिना चेतना का पड़ा हुआ था। उसके शरीर में कोई विकृति नहीं आई थी। कादंबरी उसकी परिचर्या में लगी थी। राजा रानी वही आश्रम में रहने लगे। जाबाली ने यही अपनी कथा को रोक दी तथा सुनने वाले तापसों से कहा कि अंतःकरण को खींचने वाले कथा रस की शक्ति आपने देखी। मैं कहां से कहां बहक गया। मेरा कथ्य यही था कि काम वेदना से व्याकुल होकर अपने ही अशिष्ट आचरण से जो व्यक्ति देवलोक से मर्त्यलोक में आकर वैशंपायन बना था, वही इस समय सुख योनि में आया है। यानी कि देवलोक से पहले वो मर्त्यलोक में आया था और उससे फिर वो सुख बन करके यहाँ पर आया है। यानी कि सुख के पूर्व जन्म की कथा बताई। सुक ने शूद्रक की राजसभा में कहा कि उसी समय जाबाली से कथा सुनकर मेरी सभी विद्याएं उपस्थित हो गई। यानी कि उसके सभी जो पिछले जन्म के जो भी चीजें थी वो उसको याद आ गई। मैं अपनी प्रिया महाश्वेता से मिलने के लिए उड़ गया। चांडाल कन्या ने मुझे पकड़ लिया। उसी समय चांडाल कन्या ने मुझे पकड़ लिया और मैं उसके पास आ गया। मैं आपके पास आ गया। आपके पास मतलब शूद्रक के पास आ गया। चांडाल कन्या ने भी बताया है कि मैं विस्तृतः पुंडरीक इस जन्म में वैशंपायन की माता हूं और
आप भी पूर्व जन्म में चंद्रापीड़ थे। शूद्रक को बताया आप भी पूर्व जन्म में चंद्रापीड़ थे। यह सुनते ही राजा शूद्रक को कादम्बरी का स्मरण हो आया और वे प्राणहीन हो गए। ठीक है, इधर चंद्रापीड़ जीवित हो गया, यानी कि वो वहां पर मर गए और चंद्रापीड़ की जो शरीर था वो फिर जीवित हो गए। हाँ, सुख की कथा समाप्त होते ही शापावधि भी बीत चुकी थी, यानी कि साप का जो समय था, महाश्वेता ने जो साप दिया था उस साप का समय भी खत्म हो गया। वह सुख पुंडरीक बन गया, वह सुख जो है वो पुंडरीक बन गया। चंद्रापीड़, कादंबरी और एवं पुंडरीक महाश्वेता का पुनर्मिलन हो गया। वे परमानंद का अनुभव करने लगे। हाँ, सर्व एव सर्वकालम सुखानि अनुभवन्तः पराम कोटिम आनंदस्य आनंदस्य अधिगच्छ अधि अगच्छन। ये इसमें यानी कि सभी लोग सुख से, हाँ, सुख का अनुभव करते हुए और आनंद को प्राप्त हुए। आनंद आनंदम अधिगच्छन। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी कादम्बरी की जो कथा है वो सुख पूर्वक सभी लोगों का मिलन हो जाता है। और जैसे हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, हैप्पी एंडिंग हो जाती है, वैसे ही इसकी भी कथा का हैप्पी एंडिंग हो गया। अब हम लोग कादम्बरी का मंगलाचरण अगली वीडियो में, कादम्बरी का मंगलाचरण जो कि बड़ा सा मंगलाचरण है, मतलब एक श्लोक का मंगलाचरण नहीं है, उसमें बहुत से श्लोक हैं। मंगलाचरण भी है और बाणभट्ट का जीवन वृत्त भी है। बाणभट्ट कौन थे, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने स्वयं लिखा है। वैसे बहुत कम कवि हुए हैं जिन्होंने अपने बारे में लिखा है। हाँ, तो उसके अंदर में भी बाणभट्ट ने अपनी पूरी वंशावली दे रखी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम लोग उसका पूरा अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद कादम्बरी कथाओं का प्रारंभ करेंगे। और हमारा सुखनाश उपदेश तो चल ही रहा है, साथ में कादम्बरी कथा मुखम भी चलेगा। ऐसे ही हम लोग और भी एक रघुवंश को भी लेकर के चलेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम और भी चीजों को ले करके एक एक दिन में एक एक दो दो तीन तीन वीडियो करके हम लोग बहुत सी चीजों को पढ़ेंगे। और जो हमारा नेट का परीक्षा है उससे पहले पहले हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, वो पाठ्यक्रम जो भी है उसको धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ करके कंप्लीट करने के बाद में फिर हम लोग अप्रैल के महीने से डेली हम लोग प्रश्नों का ही अभ्यास करेंगे। क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, ये सब चीजें करेंगे तो हमारा नेट में इस बार जेआरएफ कोई भी नहीं रोक सकता, जेआरएफ जरूर निकलेगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग चलते हैं, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर आगे हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।